नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आप सबके बीच हम करंट के मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये अभी फ़िलहाल में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया SC/ST एक्ट को लेकर के, उससे संबंधित ये मुद्दा है। टॉपिक पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, ताकि आने वाले समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए, आज जो है हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, दरअसल ये SC/ST से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे पहले हम लोग SC/ST से संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं, तो इस मुद्दे को समझने में आसानी होगी। देखिए, कहा गया है कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर जो है वर्गों का विभाजन किया गया है। और यहाँ पर जो है जाति जो है एक सामाजिक जो है अवधारणा बनी हुई है। और आप देखेंगे कि जाति को ही आधार बनाकर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और उसके आधार पर बताया गया कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाया, ऐसी जातियां जिनके साथ अक्सर जो है भेदभाव हुआ और होता भी रहा है। और इसके संबंध में कुछ प्रावधान भी किए गए, भारतीय संविधान में अधिनियम के तहत भी किए गए, ताकि उनकी जो है सामाजिक स्थिति जो है बेहतर बन सके। तो जिसमें से जो है कुछ जो है SC और ST समुदाय जो है शामिल हैं। SC और ST जो है कौन है? जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं। और ST जो मूल रूप से जो है यहाँ के निवासी माने जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से जो है वो अलगाव की स्थिति में रहते हैं। जंगल ज़मीन जो है उनका मुख्य क्षेत्र होता है, वहीं वो निवास करते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो SC/ST को लेकर के जो एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया है। अभी हाल ही का ये जो है निर्णय है, तो इसमें बात की गई थी बात की गई थी SC/ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में। तो इससे संदर्भित ही जो है मामला ये है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SC/ST एक्ट कह देते हैं। ठीक है। तो मामला क्या था कि जो है एक दंपत्ति क्या युगल थे, और एक दूसरे से अटैचमेंट था उनका, साथ में रह रहे थे, शादी का वादा हुआ था। फिर बाद में उनका जो है किसी और के साथ जो है जेंट्स थे, उनका किसी और के साथ जो है मामला बना। तो ये जो महिला थी SC कम्युनिटी के अंतर्गत आती थी, और ये जो है जाती है जब उनके घर पर, तो उनके साथ मारपीट होता है। और मारपीट होने के बाद जो है वहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ गाली गलौज हुआ। ये सब तमाम बातें हैं। ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया है। तो चलिए चर्चा के बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निर्णय दिया उसमें जो कहा कि सार्वजनिक रूप से नहीं किए गए थे, ये जो अपराध है ये सार्वजनिक रूप से नहीं किए गए थे,
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक मामले को रद्द कर दिया। असल में क्या है कि जो मामला था, पहले मामले को समझ लेते हैं बढ़िया से। तो मामला जो था ये अफसा मस्कर लायकन पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले से में जो है संबंधित है। तो शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए थे जिसने उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन इस व्यक्ति की सगाई किसी और से हो गई। जब वह उससे मिलने गई तो उसने दावा किया कि उस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की और उसे जातिवादी गालियां दी। तो ये मामला था असल में। तो ये मामला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गया और वहाँ पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो SC/ST एक्ट के तहत जो है मामला दायर हुआ था उसे खारिज कर दिया और ये सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ ये मामला, इस वजह से खारिज किया। तो SC/ST जो है अधिनियम जातिगत भेदभाव और जाति आधारित हिंसा के खिलाफ एक जांच प्रदान करता है। हालांकि अधिनियम के कुछ अपराध जैसे जानबूझकर धमकी देना, जातिगत दुर्व्यवहार सार्वजनिक रूप से होने चाहिए और अन्य असंबद्ध व्यक्तियों द्वारा देखे जाने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये जो है सार्वजनिक रूप से होने चाहिए प्लस अन्य असंबद्ध व्यक्तियों द्वारा देखे जाने चाहिए, यानी यहाँ पर ये गवाह की बात कर रहे हैं कि कोई उस समय मौजूद था या नहीं था, इस मामले को लेकर के निर्णय सुनाया है। तो घटना के बाद क्या हुआ कि शिकायतकर्ता ने एक FIR दर्ज की जिसमें SC/ST अधिनियम की धारा 31R यानी 31R, 31 नहीं होगा 31R होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 31R, ठीक है, और 31 यस के तहत अपराध शामिल थे। धारा 31 में उन अपराधों की सूची दी गई है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं होने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये किस में है? 31 में, धारा 31 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है, तो इसके बारे में जब देखते हैं तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे SC/ST एक्ट यानी अधिनियम 1989 के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? SC/ST से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है, तो उसके निवारण के लिए ये अधिनियम लाया गया था 1989 में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SC/ST एक्ट कह देते हैं, ठीक है। SC/ST के सदस्यों को जाति आधारित भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो जाति आधारित भेदभाव होता है उनके साथ या हिंसा होता है, तो उससे जो है उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए यह अधिनियम लाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 में निहित इस अधिनियम का उद्देश्य इन हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पिछले कानूनों की अपर्याप्तता को दूर करना है। तो आर्टिकल 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, जो किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। तो SC/ST अधिनियम, जिसे पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 कहा जाता है, यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम है। तो किसके द्वारा पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा। यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में। इस अधिनियम के तहत इन समुदायों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को अपराध माना जाता है। इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। तो यानी जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज जब होता है SC/ST एक्ट के खिलाफ, तो जो दोषी है उसे दंड भी दिया जा सके, इसलिए ये अधिनियम लाया गया।
ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो यह अधिनियम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर आधारित है, जो जाति के आधार पर अस्पृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्थापित किए गए थे। और इसमें नियम और कार्यान्वयन की बात करें तो केंद्र सरकार जो है अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत है, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय सहायता से इसे लागू करते हैं। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है तो SC/ST अधिनियम सदस्यों के खिलाफ शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव रहित विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है। यह इन कृत्यों के अत्याचार के रूप में मान्यता देता है और अपराधियों के लिए कठोर दंड का निर्धारण करता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 जो वर्ष 2015 के संशोधन के उद्देश्य के तहत लाया गया था, अधिक कठोर प्रावधानों को शामिल करके और अधिनियम के दायरे का विस्तार करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुरक्षा को मजबूत करना था, जैसे कि जूते की माला पहनाना, मैला ढोने के लिए मजबूर करना, सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार तथा किसी भी तरह का सामाजिक बहिष्कार करने जैसे अपराधों की नई श्रेणियों को अब अपराध माना जाता है। तो सपोज कोई SC/ST का व्यक्ति है, उसे आप जूते की माला पहना दें या इसको फोर्स करें कि चलो तुम ये जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग करो, ठीक है, उसके लिए मजबूर करना, सामाजिक रूप से बहिष्कार करना, ठीक है, या आर्थिक रूप से यानी कि कोई काम न देना, काम के बदले पूरा पैसा न देना, ये जो है इसमें शामिल किए गए थे। अभी देखा होगा ना आप लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महानगरों में जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को करने के लिए रोक लगाया है। तो जिसमें कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, इस तरीके से 6 हैं महानगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि ये सब भी अब अपराध में शामिल होंगे। यौन शोषण बिना सहमति के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जानबूझकर छूना अपराध माना गया है। तो कोई भी महिला है, ठीक है, और वो SC/ST से संबंधित है, तो अगर उसके बिना सहमति के आप छू रहे हैं उसे, ठीक है, या उसके साथ यौन शोषण कर रहे हैं तो भी अपराध माना गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देवदासी बनाने जैसी प्रथाएं स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है। पहले मंदिरों में क्या होता था कि जो है देवदासियां रखी जाती थी, तो अब उन देवदासियों के रूप में जो है जो SC/ST की महिलाएं हैं उन्हें भी अब रखने पर जो है ये गैर कानूनी माना गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 क्या कहता है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया है। बिना पूर्व मंजूरी के तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो अब जो है बिना मंजूरी के तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 31R जो है 31R और 31S ये क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है, 31R की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो सार्वजनिक रूप से, ठीक है, किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करता है या डराता है। तो जैसे सार्वजनिक स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, कोई दुकान हो गया, कोई खेल का मैदान हो गया जो सार्वजनिक रूप से है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया गया है, कोई पार्क हो गया, ठीक है, कोई मेला हो गया, तो ये सब क्या है सार्वजनिक स्थान हो गए। कोई ऑफिस हो गया, ये भी क्या है सार्वजनिक स्थान है। तो वहाँ पर जो है
जानबूझकर जब अपमानित किया जाता है या डराता है तो वहाँ पर धारा 31R लागू होता है। 31S कब लागू होता है? किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को जाति के नाम से गाली देता है। अब ये दोनों जो है देखने में सेम लग रहा है, लेकिन इसमें 31R में और 31S में दोनों में अंतर है। 31R क्या कहता है? कहता है कि ये जब जानबूझकर जो है, जानबूझकर यानी इरादतन जो है किसी SC और ST समुदाय के व्यक्ति को अपमानित करता है या डराता है, तो उस कंडीशन में ये लागू होता है। 31S जब क्या कहता है कि इसमें जानबूझकर का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ये है कि अगर किसी SC और ST के व्यक्ति को आप जाति सूचक गालियां देते हैं, जानबूझकर के हो या अनजाने में हो, लेकिन आपने गाली दिया, तो ये क्या होगा? ये इसमें मामला बनता है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात है कि दोनों प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए अपराध के सार्वजनिक रूप से किया जाना आवश्यक है। अब ये सार्वजनिक रूप से मतलब किसी बंद कमरे में नहीं, आप जो है सार्वजनिक रूप से करें, सार्वजनिक स्थान पर करें, तब जो है ये मामला बनेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया कि इन प्रावधानों के तहत 4 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस जो है विभा कंकड़वाड़ी और रोहित जोशी की खंडपीठ ने कहा कि केवल अपमान करने या जाति के नाम पर गाली देने या अपमानित करने के उद्देश्य से धमकी देना उक्त प्रावधानों के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना सार्वजनिक स्थान पर होने की आवश्यकता नहीं है, यह सार्वजनिक दृश्य में भी होनी चाहिए। तो सार्वजनिक दृश्य का मतलब क्या हो गया कि जब वो घटना हो रही थी, ठीक है, तो उस समय कोई देखा भी हो, यानी गवाह की बात कर रहा है। तो आप जो है भली भांति जानते होंगे कि कैसे जो है गवाह को तोड़े मरोड़े जाते हैं। अदालतों में गवाही देने जो है कोई जाता भी नहीं है, और जाता भी है तो उसको जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो ये सब जो है मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। हाँ, इसमें ज़रूर कुछ ऐसा है कि जैसे कि अब ये जो सार्वजनिक रूप से करने की बात कर रहे हैं, तो किसी कमरे में आप कर दिए, ठीक है, कमरे में कोई घटना हुई तो उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। तो यहाँ पर जो है आप दोनों पक्ष से सोचिए कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और SC ST के हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के हैं, यदि आपका सबऑर्डिनेट जो है SC कैटेगरी का है और आपने उसे जो है कुछ कह दिया काम को लेकर के, तो इसके मन में अगर आ जाता है कि अच्छा तुम मुझे डांट रहे हो, मैं जो है तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ, तो क्या हुआ कि ये तो बिना दोषी हुए जो है सजा पाएगा। अगर वहीं दूसरा पक्ष देखें तो क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जनरल व्यक्ति है और इसने SC ST व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध किया, गाली गलौज की, मारपीट किया, और वो बंद कमरे में हुआ, वहाँ पर कोई साक्ष्य तो रहेगा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सार्वजनिक दृश्य तो हुआ नहीं। तो ऐसे मामले जो है बहुत ही संगीन मामले होते हैं। हाँ, बहुत जो है इसे देखें तो ये समाज के लिए जो है सही नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल से हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया कि सार्वजनिक रूप से होने चाहिए और सार्वजनिक दृश्य से भी होने चाहिए। ठीक है, पीठ ने 2020 में हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अब देखिए 2020 में एक मामला हुआ था उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में जो मामला हुआ उसी को लेकर के जो है यहाँ पर जो है पीठ जो है 2 जजों की जो पीठ थी उसने जो है अपना फैसला दिया है, उसी का हवाला दिया है। आप लोगों को पता होगा कि जो भी अदालतों द्वारा निर्णय होते हैं वो आगे चल कर के एक नज़ीर के रूप में काम करते हैं। जब कोई भी वैसा ही मामला संबंधित होता है तो पिछले केस का जो है रेफरेंस लिया जाता है और बताया जाता है कि फला फला मामले में ये हुआ था और वहाँ पर जो है ऐसा फैसला दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानने के लिए जानना चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 है, आर्टिकल 129 जो है क्या कहता है, बोलता है कि उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। तो जो अभिलेखीय न्यायालय होगा यानी जो केस के रिकॉर्ड होते हैं वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे और उसे हम जो है बाद में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं आर्टिकल जो है 215 क्या कहता है, 215 कहता है कि प्रत्येक हाई कोर्ट एक जो है अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है आर्टिकल 129 और ये हाई कोर्ट से संबंधित है आर्टिकल 215। तो यहाँ पर इसी आर्टिकल का प्रयोग किया है जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी 2020 में ऐसा ही मामला आया था, हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का हवाला दिया जिसमें उसने कहा था कि अत्याचार अधिनियम की धारा 31R और 31S के तहत अपराध गठित करने के लिए कथित अपमान, अपमानजनक धमकी या गाली गलौज का कृत्य सार्वजनिक रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर सार्वजनिक रूप से जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए घटना के समय किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है। अब ये देखिए उपस्थिति की बात कर रहे हैं ना, यानी गवाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह भी माना गया है कि उक्त प्रावधानों के तहत अपराध बनाने के लिए घटना को देखने वाले किसी भी स्वतंत्र गवाह का अस्तित्व आवश्यक है। तो कुल मिला जुला करके सार्वजनिक रूप से मामला हो और गवाह भी हो तब ये मामला बनता है 31R के तहत और 31S के तहत। इस संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया कि मौजूदा मामले में चार्जशीट और FIR में किसी भी गवाह का बयान नहीं था, ठीक है, जिसने कथित घटना देखी हो और धारा 31S और 31R के तहत अपराध नहीं बनते। इन आरोपों और उनसे संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। हालांकि भारतीय दंड संहिता 1860 और SC/ST अधिनियम के तहत अन्य आरोपों को बरकरार रखा गया है। तो ये जो मामला बना 31S और 31R के तहत इसे तो रद्द कर दिया गया, लेकिन जो मारपीट हुई उस लेडीज के साथ तो उसके तहत मामला चलेगा, चूँकि वो आपराधिक मामला हो गया ना, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गई तो उसके लिए मामला चलेगा। लेकिन ये जो SC/ST के तहत मामला जो दर्ज हुआ, चूँकि उसका कोई जो है कथित घटना का जो गवाह नहीं था तो इसलिए मामला खारिज कर दिया। अब SC/ST अधिनियम में सार्वजनिक दृष्टिकोण का तर्क क्या है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर 2023 में शिवलिंगप्पा वी केरा कलामट्टी बनाम कर्नाटक राज्य में इसी तरह के एक मामले पर विचार किया। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना की पीठ द्वारा सुने गए इस मामले में एक शिकायतकर्ता शामिल था जिस पर काम पर जाते समय साइकिल की चेन से कथित तौर पर हमला किया गया था और उसकी जाति के संदर्भ में उसे गालियां दी गई थी। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारा 31S और 31R के तहत आरोपों के सहित मामले को रद्द कर दिया था।
तो ये कर्नाटक का मामला था। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जब ये मोदी गवर्नमेंट आई थी फर्स्ट टर्म में, तो उस समय जो बदलाव के लिए जो है कोशिश किया गया था, तो किस तरीके से बवाल हुआ था। हालांकि उसे बाद में सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसे लागू नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो भी SC ST हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या नहीं होता है, सामाजिक अवहेलना के शिकार होते हैं या नहीं होते हैं, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको बहुत सारा मामला देखने को मिल जाएगा। आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे जब, तो क्या होगा कि बहुत सी घटनाएं मिलती हैं। जैसे उत्तराखंड में रसोइयाँ का मामला था, आंगनवाड़ी में, वहाँ का मामला देख लीजिए। या राजस्थान में ही अभी कुछ समय पहले की ही बात है, घोड़ी चढ़ने से रोका गया SC ST समुदाय को। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी समाज में एक दूसरे को बराबरी के नज़रिए से नहीं देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखे होंगे आप लोग, जो हमारा भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में जो दिया गया है, फंडामेंटल राइट जो है हमारा भाग 3 में जो है, भाग 3 में है, तो जो उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक जो वर्णन है वो क्या बताता है? समानता। उसके बाद जो है 19 से 20 तक जो है वो स्वतंत्रता बताता है। ठीक है, 22 तक स्वतंत्रता बताता है। तो जब हम औपनिवेशिक युग में थे और उसके बाद जब आज़ाद हुए, तो वहाँ पर क्या था? हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। लेकिन जब संविधान की ड्राफ्टिंग हुई तो वहाँ पर क्या सबसे पहले रखा गया? समानता रखा गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट में समानता रखा गया, स्वतंत्रता को दूसरे नंबर पर रखा गया। यानी पहले समाज में समानता आए, फिर हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी आपको ध्यान में आने चाहिए। जैसे एक गांधी जी, गांधी जी और अंबेडकर जी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वैचारिक मतभेद था। हालांकि दोनों जो है दलित उत्थान के लिए बहुत कुछ काम किए, क्योंकि ये दोनों महापुरुष आज़ादी के संघर्ष से लेकर के जो है और समाज के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। दोनों जो है समाज को उन्नति की ओर ले जाना चाह रहे थे। बस दोनों लोगों का अपना अपना राह अलग था, दोनों लोगों का अपना विचार अलग था। अंबेडकर जी मूल रूप से कानून की बात करते थे। ठीक है, कि संविधान में या अधिनियम के माध्यम से जो है कानून होना चाहिए। जो भी अत्याचार होता है SC ST के खिलाफ, उसके प्रति जो है कानून की बात करते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी क्या कहते थे कि कानून चाहे आप जितना भी बना लो, ठीक है, अगर उसे मानने वाला, अगर लागू करने वाला सही नहीं है, तो कानून जो है धरा का धरा रह जाएगा। तो इनका मूल उद्देश्य था हृदय परिवर्तन। ठीक है, ये हृदय परिवर्तन कराना चाहते थे। हृदय परिवर्तन के माध्यम से दलितों का उद्धार करना चाहते थे। और हृदय परिवर्तन किसका कराना चाहते थे? जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उच्च पायदान पर माने जाते हैं, जो अपर कास्ट है, उनका हृदय परिवर्तन कराना चाहते थे। लेकिन वहीं अंबेडकर जी
कानून की बात करते थे। अब दोनों में कंपैरेटिवली देखें तो गांधी जी यहाँ पर तो सही हो जाते हैं। कानून चाहे आप जैसा भी बना लो, लेकिन यदि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो लागू होगा नहीं। और जैसा कि आज भी देखा जाता है, हृदय परिवर्तन उस स्तर तक नहीं हो पाया। ठीक है, तो समाज में अभी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं अंबेडकर जी जो थे वो कहते थे कि ठीक है गांधी जी, आपका कहना सही है कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए, पर साथ में कानून भी होना चाहिए, क्योंकि कानून जो है एक तो न्याय दिलाता है, न्याय, और दूसरा डर। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे होंगे कि यूपी में जो है बिना हेलमेट के पेट्रोल जो है नहीं मिल रहा बाइक में। तो ये क्या है, डर है कि यदि हम हेलमेट नहीं लेंगे, नहीं पहनेंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो ये डर है। और कानून के जरिए ही न्याय मिल सकता है, क्योंकि जब उचित प्रावधान रहेंगे तभी न्याय मिल सकेगा, नहीं तो हम किस बेस पर न्याय की मांग करेंगे। ठीक है, और अंबेडकर जी का ये भी कहना था कि गांधी जी, आप हृदय परिवर्तन तो कराना चाहते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन किस स्तर तक होगा, कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आप नहीं समझ सकते, न मैं समझ सकता हूँ, यानी कोई भी नहीं समझ सकता है। हृदय परिवर्तन हुआ भी, उसके बाद फिर बदल गया तो क्या होगा। तो इसलिए अंबेडकर जी कानून की वकालत करते थे कि कानून होना चाहिए, और वहीं गांधी जी जो है हृदय परिवर्तन की बात करते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में, गांधी जी और अंबेडकर जी में, कौन सही है। तो दोनों की प्रासंगिकता जो है आज भी बनी हुई है, क्योंकि कानून रहेगा तभी न्याय मिल पाएगा। और गांधी जी भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि हृदय परिवर्तन होगा तभी जो है समाज का उद्धार हो सकेगा। और जो हम राष्ट्र निर्माण की कल्पना करते हैं ना, तो राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब एक सामूहिक लक्ष्य हो। ठीक है, और हम सभी लोग मिलजुल करके रहें और राष्ट्र की उन्नति करें, तो राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। सेशन को देते हैं विराम, क्योंकि जो मामला था इस पर लगभग हम लोगों ने सभी पहलू पर चर्चा कर ली। जाते जाते एक प्रश्न है आप सभी के लिए कि जो ये SC/ST अत्याचार निवारण और संशोधन अधिनियम है, ये लागू कब हुआ था। मैंने क्या प्रश्न पूछा, ये लागू कब हुआ था। आया तो 1989 में, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ वो बताना है आपको। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि SC/ST एक्ट जो है कब से लागू हुआ, कब से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अभी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है शेयर कीजिएगा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।